बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपको स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल और उसके साथ साथ हम इकनॉमिक इशूज़ पे बात करते हैं। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि पाकिस्तान की इस वक्त करंट इकनॉमिक सिचुएशन क्या है, मसाइल क्या हैं और उन मसाइल का हल क्या है। हमारा ख़ास तौर पे फोकस हल के ऊपर होता है कि ऐसे वो काम हम करें कि जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, जिससे हमारे तलकात बेहतर हों, जिससे हमारा सोशल स्ट्रक्चर बेहतर हो, कम्युनिटी सेंटर्स हमारे बेहतरीन काम करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पाकिस्तान को ओवरऑल एनालिसिस करते हैं 75 साल का, तो पहले कुछ साल हम बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद प्रॉब्लम आती गई। उसमें कुछ तो हमारी हुकूमतों के भी इश्यूज रहे कि उन्होंने सिंसियरली वो एफर्ट नहीं की जो करनी चाहिए थी। उन सेक्टर्स पे काम करना चाहिए था जिससे हमारी कमाई ज़्यादा होती, और बचत पे फोकस करना चाहिए था, जबकि हुक्मरानों ने अय्याशियों पे फोकस किया और बचत पे फोकस नहीं किया। रिसेंटली तोशाखाना का जो इशू रेज हुआ है, उसमें आप सब ने देख लिया कि हमारे गरीब हुक्मरानों ने कितना फ़ायदा उठाया, क्योंकि अगर ये अमीर होते तो फिर ये हरकतें ना करते। हमारा अफसोस की बात यही कि जो अशराफिया है वो अय्याशियाँ भी कर रहे होते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट भी ले रहे होते हैं, और गरीब बेचारा मारा जाता है। तो मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि जी गरीब हुक्मरान और अमीर अवाम, क्योंकि गरीब जो है वो अपनी बिजली, पानी, गैस हर चीज़ पे करके इस्तेमाल कर रहा है, और उमरा जितने हैं, अशराफिया जितने हैं, वो हर चीज़ फैसिलिटीज़ फ्री में ले रहे हैं। प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ उसने भी बेड़ा गर्क किया है, हमारी नेशन का ओवरऑल और हमारी इकोनॉमी का भी। दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं आपको प्रोटोकॉल नज़र नहीं आता, पाकिस्तान में नज़र आता है। तकरीबन 2000 बिलियन पर एनम हम इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, जो कि बचाया जा सकता है। तो इस तरह हम बेशुमार ऐसे काम कर सकते हैं जिससे बेहतरी हो सकती है। जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, तो पिछले साल 48 बिलियन डॉलर का डेफिसिट रहा। 80 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट थी और 32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी। एक्सपोर्ट में हम पिछले 30 साल में ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो हमने कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, कोई नई चीज़ ऐड नहीं की, कोई नई मार्केट्स ऐड नहीं की। और इंपोर्ट पे हमारा फोकस इसलिए होता है कि उससे हमें डायरेक्ट टैक्सेस मिल जाते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है हमारी, वो लोएस्ट है वर्ल्ड में। 37,000 एफबीआर के एम्प्लॉय हैं, लेकिन इवन देन हमारी कलेक्शन सिस्टम बहुत, क्योंकि उसकी वजह करप्शन है। ओवरऑल हमारे सिस्टम ने करप्शन में बेड़ा गर्क किया हुआ है। आज का जो प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे हमने एक ख़ास एरिया में प्लान किया है, जो कि हर्ब्स एंड स्पाइसी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जड़ी बूटी और मसाला जात। पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि इस फील्ड में हालांकि काम हम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन एक तो इसमें भी हमने बेईमानियाँ की, मिलावटें की, और हमारे मसाला जात वो नहीं रहे जो होने चाहिए थे। खालिस मसाला जात का कितना फ़ायदा होता है, जड़ी बूटियों का कितना फ़ायदा होता है। कभी जो हमारे हकीम सन्यासी बाबा, उनको हम कहते थे, वो जंगलों से जड़ी बूटियां ढूंढ के लाते थे और हर मर्ज का इलाज वो कर देते थे। लेकिन आस्ता आस्ता हमने देखा कि वो ख़त्म होते गए। फिर ऐसे भी हुक्मा हमने देखे हैं जो आपकी नब्ज देख के बता देते थे कि आप में मसाइल क्या हैं, और फिर वो उसका बेहतरीन इलाज भी करते थे, और वो पैसे भी नहीं लेते थे, बहुत सस्ता इलाज होता। आज भी ये मौजूद है लेकिन कम हो गया है। उसमें कुछ अगेन जो मिलावट की हमने बात की, तो इस फील्ड में भी, तिब में भी, होम्योपैथिक में भी ऐसे लोग आए कि जिन्होंने इसमें भी शॉर्टकट लगाने की कोशिश की, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए जब तक सही लोग काम नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने मेहमानों को, हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, जो कि मशहूर तिब हैं, बहुत एक्सपीरियंस है नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। मुख्तलिफ़ जगह पे इन्होंने काम किया है और मुख्तलिफ़ जगह पे लोगों के मसाइल हल किए हैं। तो आपको हम अगेन खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में आने के लिए। उसके साथ साथ सैयद उमर शाहिद साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं, जो चेयरमैन है दादा फूड इंडस्ट्रीज़ के। उसके साथ साथ लाहौर चैम्बर में हर्ब्स एंड स्पाइसेस की एक कमेटी है, उसके कन्वीनियर हैं, और हर्ब्स एंड स्पाइसेस की जो एसोसिएशन बनी है उसके वो उसके चेयरमैन भी हैं।
हकीम साहब भी उसके मेंबर भी हैं और बड़े एक्टिव मेंबर हैं। तो हकीम साहब, हम जब हिस्टोरिकली देखते हैं कि पहले हुक्मा पुराने ज़माने में किस तरह के होते थे और किस तरह वो काम करते थे, तो रिसर्च बाकायदा इसमें रिसर्च होती है और बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हकीम सईद का बहुत बड़ा नाम गुजरा है, उसके अलावा भी हुक्मा है। तो आप हमें ये बताएं कि हिस्टोरिकली क्या था, क्या हमने नुस्खे ट्रांसफर नहीं किए, क्या हुआ कि वो चीज़ अब उतनी नहीं रही जितना पहले था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब, आपने स्पेशल टीवी के ट्रांसमिशन में हमें इनवाइट किया और जनरल अवेयरनेस के लिए ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। डॉक्टर साहब, आप का ये कहना है कि जो पुराने लोग थे, पुराने अतिब्बा थे, बिल्कुल, क्या उनमें को कमी बेशी रह गई है जो तिब इस टाइम पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाई? डॉक्टर साहब, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से मामलात हैं। यानी जो हमारे कोहना अतिब्बा होते थे वो दरवेश लोग थे, फकीर लोग थे, और आप भी माशाल्लाह अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें, आज से ज्यादा दूर नहीं, 60-70 साल 100 साल कबल के जितने हमारे अतिब्बा कोहना गुजरे हैं, वो लोग रूहानी पेशवा भी थे और जिस्मानी मुआलिज भी थे। बिल्कुल सही कहा। वो लोग घरों के अंदर बच्चों के रिश्ते भी करवाते थे। वो लोग सियाने लोग थे, जब घर में कोई परेशानी दुख तकलीफ आती थी तो उस घर के लोग अतिब्बा से मशवरा करते थे कि हमारी बैठक भी मशहूर थी। बैठक भी उनकी मशहूर थी। तो अब दो चीजें हैं, एक तो चीज ये है कि दौर जदीद में लोग इखलाकियात से गिर चुके हैं, फिर हमारे यहाँ लोगों में वो ज़ौक़ शौक नहीं रहा, और अब कुछ इसमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बरामल दखल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हमें सरपरस्ती नहीं रही कि हम अतिब्बा को बोटेनिकल गार्डन दें, उनको एनवायरनमेंट दें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत बहुत जबरदस्त गोहरे नायाब मौजूद हैं पाकिस्तान में तिब के अंदर। और आपको ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर 19 PhD तबीब मौजूद हैं। अब आम लोगों को इसका शऊर मालूम नहीं। इसी तरह 96 एमफिल जिन्होंने तिब के अंदर एमफिल्स किए वो मौजूद हैं। तो वो यहाँ पाकिस्तान में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो यकीनन मुल्क से बाहर जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि इस फील्ड को बचाने के लिए जो हमारे पास गोहरे नायाब हैं उनको माहौल दें, उनको प्लेटफॉर्म दें, ताकि इस तिब का नाम रोशन हो सके। बिल्कुल ठीक आपने कहा। वैसे तो एक मुहावरा मशहूर है कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। जी बिल्कुल है। ये क्यों मशहूर हुआ, इसकी वजह क्या है? देखें, बहैसियत इंसान, चूंकि इंसान तबतन कमजोर है, बिल्कुल, और जो वहमी शख्स होता है ना उसको बस हमारे पास भी, और आप यकीन करें आजकल जो 70% लोग हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, और पेशे के ऊपर जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक आप मुकम्मल एतमाद और मुकम्मल एतकाद नहीं रखेंगे तो आपको आराम नहीं आएगा। और आप यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में फरमाया कि जब आप नमाज को भी हाफ हार्टेड होकर पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक वो नमाज कबूल नहीं करता। बिल्कुल ठीक। तो मैं अवाम नास को ये कहूंगा कि जो आपका मुआलिज है, आप उसके बाद एतमाद और एतकाद से दें जाए। शिफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देनी है, लेकिन वो आपकी दुनिया में दवाई देने का सबब है, तो उसके ऊपर एतमाद एतकाद करेंगे तो यकीनन आप शिफा पाएंगे। ये इत्माद और इत्काद की बात की तो अमेरिका की जेल में इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। जी 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 कि एक कैदी को मौत की सजा होनी थी। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको डराने के लिए उसको सांप दिखाया और फिर उसकी आंख पे पट्टी बांधी और 2 पिन उसकी बॉडी में चुभो दी। कुछ देर बाद उसकी डेथ हो गई। जब उसका एनालिसिस किया तो उसमें जहर निकला। उसके बारे में भी मैं बताऊं आपको कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जैसा आप गुमान करते हैं मैं मामला भी वैसा करता हूं। अच्छा, इंसानी जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो ये है कि जब आप जो सोचते हैं ना वो ब्रेन केमिकल रिलीज करता है। बिल्कुल सही। यानी उस शख्स को ये दिखाया गया कि भाई तूने मरना तो है ही है, लेकिन सांप से डसवा के मरेंगे, सांप से डसवाएंगे ताकि आपके ऊपर रिसर्च हो सके, यानी आपके मरने के बाद जो इंसानियत है उसके लिए कोई काम आ सके आप। तो उसने कहा ठीक है, मैंने मरना, चाहे मुझे फांसी दे दे चाहे सांप से डसवा दें। लेकिन उन्होंने उसके पर्दा डाल के चेहरे पे और उसको सुई चुभाई। जैसे ही सुई चुभी तो उसके ज़हन में आया कि मुझे सांप ने डस लिया और अब मैंने मर जाना है। तो इट्स मीन कि वो केमिकल बॉडी में रिलीज हुए जो उसके मौत का सबब बन गए। तो ये अवाम नास को ये शऊर उजागर करना है कि पूरा एतमाद एतकाद अल्लाह पे रखें, बीमारी का मौत से दूर का भी ताल्लुक रखें।
हमारा एक बिल्कुल बहुत बड़ा अलमिया डॉक्टर साहब कि जब कोई बीमार होता है तो हम उसको मौत से जोड़ देते हैं, बिल्कुल और सही। जो उसके हल्के अहबाब के लोग मिलने आते हैं वो सब डॉक्टर होते हैं, सब बिल्कुल हकीम होते हैं। हर बंदा बिल्कुल सही आके कहा। कोई ना कोई बात ऐसी कर देता है कि वो बिल्कुल। मरीज बेचारा जो है ना, हम्म, वो बेचारा कब्र में चला जाता है। बिल्कुल तो सही कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि चाहे मुआलिज हो चाहे आम बंदा हो, हम्म, वो मरीज को तसल्ली और तशफ़ी का जो है ना दर्ज दे। बिल्कुल तो सही। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों को डरा के दवाई नहीं देते, उनको तसल्ली और तशफ़ी दे के दवाई देते हैं, और अल्लाह बिल्कुल, रब्बुल इज्जत शिफा देता है। वही कॉन्फिडेंस जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो इत्मीनान का फुकदान होगा तो गड़बड़ होगी। एब्सोल्युटली ऐसे ही। जी सैयद उमर शाहिद जी सर। साहब, आपको ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस का चेयरमैन बनने का ये शौक कैसे पैदा हुआ, क्या है ऐसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया स्पेशल टीवी के। हर्ब्स एंड स्पाइसेस का शौक मुझे इस तरह पैदा हुआ कि जब आप बिज़नेस में आया हूँ, हम्म, बिज़नेस में आके देखा कि ये एक बहुत बड़ी रेंज है। हम्म, हर्ब्स की भी एक बहुत बड़ी रेंज है और स्पाइसेस की भी बहुत हम्म, बड़ी रेंज है। हर्ब्स एक अलग सेक्टर है, स्पाइसेस एक बिल्कुल। अलग सेक्टर है। हम्म, जब हम स्पाइसेस में आए हैं, स्पाइसेस में आके हमने देखा जी इसमें रेड चिलीज हैं, बहुत सी ऐसी जो आपकी स्पाइसेस प्रोडक्ट्स हैं, हम्म, इसके अंदर जितना डीप जाते जा रहे हैं हम्म, उतनी इसके अंदर से पोटेंशियल चीज़ें बिल्कुल। निकलती आ रही हैं। इस तरह हब्स है, हब्स में भी जितना डीप जाते जा रहे हैं उसके हम्म, अंदर से पोटेंशियल चीज़ें निकलती आ रही हैं। जब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से चीज़ें बाइंग करते हैं, बाइंग करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है, मिक्सिंग की क्या वैल्यू आ हम्म, रही है, इसमें प्योरिटी कितनी आ रही है। पहले तो बिल्कुल। मैं इसमें आपसे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स है ना, उसको बि- थोड़ा इसमें हमें एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, रिसर्च बहुत जरूरी है, रिसर्च इसलिए मैंने बहुत आगाज किया था कि पहले हुकमा रिसर्च करते थे रिसर्च सबसे पहले। करते थे। अब हब्स ले लें, हब्स में हमारे पास बहुत सी ऐसी हब्स जड़ी बूटियां हैं हम्म, जिस पे हमारी रिसर्च ही कोई नहीं है। बिल्कुल। अगर हम जाते हैं, मैं किसी मुश्किल आइटम्स के नाम नहीं हम्म, लूंगा, वो आइटम्स के नाम लूंगा जो हमारे आम रूटीन में घर में इस्तेमाल होती हम्म, हैं। फॉर एग्जांपल सौंफ है, हमारे हम्म, घर में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। अदरक है, हम्म, जिसे हम अपने हब्स की जुबान में सुंड कहते हैं, बिल्कुल। जिंजर जिसे कहते हैं। हम्म, उसके बाद हम कलवंजी कह लेते हम्म, हैं, हम अजवाइन कह लेते हम्म, हैं। ये रोजमर्रा की आइटमें हैं कि इसके ऊपर भी हमारी कोई रिसर्च नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास कोई मोटिवेशनल जिसे कहते हैं कि स्पीकर्स नहीं है हम्म, जो इसको एक्सप्लेन कर सके, कोई हम्म, अवेयरनेस सेशंस नहीं है हम्म, कि इसको एक्सप्लेन कर सके। सो बैठा हुआ था, इस पे स्टडी कर रहा था, हम्म, स्टडी करते 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 मैंने कहा यार उमर, इस पे कुछ वर्किंग होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। इस पे लोगों को अवेयरनेस हम्म, आनी चाहिए कि कब तक हम लकीर के फकीर हम्म, बनेंगे। अवेयरनेस है, बिल्कुल। बहुत से लोगों को अवेयरनेस है, हम्म, लेकिन वो भी लकीर के फकीर बने हुए हैं, उन्होंने आगे अपने आप को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। और मेरा एम यही है, इसमें आने का मकसद भी यही था हम्म, कि लोगों में कोई मोटिवेशनल जो से स्पीक होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, हम्म, इस पे वर्किंग होनी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए कि आया अगर हम्म, हमारे घर में बच्चों को पेट की प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल। इसमें मेरे से बेहतर हकीम साहब बताएंगे कि बिल्कुल सौंफ का अर्क निकाल बिल्कुल। के उसका पानी हाँ, पिला दिया जाए कि हम पुरानी पेट में हमारी बच्चे के खवातीन यही प्रॉब्लम आ गई, करती थी। कहवा दे दिया जाए कि यार हम्म, पेट में दर्द है, फटाफट डॉक्टर के पास भागे। आपकी हम्म, इसमें बहुत सी सौंफ जैसे है, ये बिल्कुल। दे दिया जाए, इसमें बच्चों के पेट में बड़ी अच्छी काम हम्म, देती है। तो ये इस पे आने का मकसद मेरा ये था, इस आइटम में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप इंटरेस्ट आपका बिल्ड हुआ, उस इंटरेस्ट से आप इस तरफ आए और एक अच्छे काम का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम इसमें ओवरऑल जब देखते हैं, क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम होने वाला है, तो ब्रेक के बाद आके हम इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ख़ास तौर पे बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास एक अमेरिका से ऑर्डर आया था, तो मैंने उस पर जब रिसर्च की तो बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन सामने आई थी। तो ब्रेक के बाद हम आके इस पे बात करें। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद आके हम यहीं से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। जी हकीम साहब, कोरोना के दौरान काफ़ी सारे बेशुमार चीज़ें आई। पहले तो कोरोना के दौरान मैंने कभी भी मास्क नहीं पहना। मैं देसी चीज़ें कुछ ख़ास थी वो इस्तेमाल करता रहा, और अल्लाह का फजल व करम रहा। मैं उन एरियाज़ में भी गया
जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड थे, मैंने इस पे अच्छी खासी रिसर्च की थी, रिसर्च प्रोजेक्ट भी सबमिट किए थे। तो आई वाज शॉक्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारी एलीट क्लास में कोरोना था। जी जो गरीब क्लास थी उसमें कोरोना था ही नहीं, वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, वो उसी तरह मिल रहे थे, उसी तरह बैठकें उनकी चल रही थी। और उसमें फर्दर जब मैंने रिसर्च की तो टैप वाटर पी रहे थे। तो मैंने कहा कि जो बंदा टैप वाटर पी के आजकल अगर जिंदा है तो उसको कोरोना ने क्या कहना। क्या बिल्कुल तो कोरोना में इसमें हुकूमत के भी हिकमत के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें निकली, उसमें फ्रॉड भी बड़े हुए। तो पहले आप बताएं कि आपका अपना लोगों को क्या तजवीज़ करते रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा। जी डॉक्टर साहब, बेसिकली कोरोना जो है ना, इसके अंदर कई वेरिएंट आए। और पहले सिंपल कोरोना आया, फिर डेल्टा आया। और आप ये देखें कि उस वक्त भी हम लोगों को यही शऊर उजागर करते रहे हैं कि जी आप लोग जो है ना एहतियात करें। देखें जो प्रिकॉशंस पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जो हेल्थ डिपार्टमेंट थे या जो WHO उन्होंने जो प्रिकॉशंस दी, वो वही प्रिकॉशंस हैं जो 14,000 साल कबल आप सल्लम ने फरमाई थी। यानी उस वक्त भी उन्होंने कहा था आप सल्लम ने कि कोई ताउन की बीमारी, कोई और ऐसी जो फैलने वाली बीमारी है, उसमें मरीज अपनी जगह पे स्टे करे, चूंकि वो जहां ट्रेवल करेगा वहां बीमारी फैल जाएगी। तो ये एहतियातें, फिर ये हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना। हमारे यहाँ लोगों ने एहतियात की, जूतियां जो है वो घर के बाहर फिर तो आने लगे, अंदर नहीं लेके गए। ये सारी वो प्रिकॉशन है जो इस्लाम ने हमें दर्ज दिया, लेकिन हमने इस्लाम के दर्ज को तस्लीम नहीं किया। जब कोरोना आया तो हमने यहूद और नसारा की तरफ से जो हमें प्रिकॉशन आई, हमने उसको जो है ना अपनाने की कोशिश की। तो जो बंदा भी इस्लामी तरीकों से इनहराफ करेगा वो किसी न किसी मुजी मर्ज में मुबतला होने का खदशा है। पहली बात तो ये है कि जो हाइजेनिक सिस्टम है उसको आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ना अडॉप्ट करें। दूसरा डॉक्टर साहब, उन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि बहुत से पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स पेशेंट्स को बहुत दूर से देखते थे कि जी उसका कुछ सलाइवा उसके ऊपर ना आ जाए या उससे कोई सांस के जरिए हमारे अंदर वो बीमारी शिफ्ट ना हो जाए। एहतियात जरूरी थी, लेकिन पूरे कोरोना के सिनेरियो में हमारे पूरे पाकिस्तान के अतिबा बिल मुशाफा, जैसे आप बैठे हैं मरीज इस तरह देखते हैं। और उसकी वजह क्या थी हमें पता था। ये एक अलग चीज है कि ये खुदाई आफत थी या खुद साख्ता बीमारी थी या जो भी वायरल डिजीज है, हम इसकी बहस में नहीं जाते। लेकिन जब कोई भी चीज आ जाए तो उसको सिम्टोमेटिकली उसको कैसे ट्रीट करना है, हर पैथी उसमें परेशान थी। पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर लिए कि जी हम लोग बेबस हो चुके हैं, और पूरी दुनिया में इसका लॉस भी बहुत हुआ, बहुत कीमती जानें इन दोनों गई। लेकिन तिब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जड़ी बूटियां पैदा की थी जो आप देखें अजमल हकीम अजमल खान साहब के दौर में इन्फ्लुएंजा का अटैक हुआ था जिसमें लाखों लोग मर गए थे। उस वक्त भी कहवा, 3 चीजों का कहवा दिया गया था जिससे अल्लाह पाक ने लोगों को शिफा दी। और इस दौर में भी पूरी दुनिया, चाइना कहता है कि जी बादियां खताई के साथ और दारचीनी के साथ चाइना ने अपने मुल्क में कहवा लोगों को पिला के इस बीमारी को खत्म किया। और ये आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब जब ये मामला हुआ, हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग के एक ऐसा नुस्खा लिया, वो 9 चीजों का नुस्खा था जिसमें अब्रेशम था, गाउजबान था, गुले गाउजबान था, बादियां खताई था और सुंड थी जिसको हम सूखा अदरक ये कहते हैं, अरबी में जंजीबील कहते हैं, और इसी तरह 3-4 चीजें और थी। ये कहवा हमने लोगों को कहा कि आप ये पिए। और तीसरा एक हमने लोगों को एक सफूफ दिया, जैसे आपने अभी अर्ज किया हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। तो हमारी तिब के अंदर 3 चीजें हैं, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, जो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करती हैं। थर्डली बॉडी के अंदर जितनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं उनको कवर करती हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने चौथी चीज डाल दी कुटशीरी। कुटशीरी के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो नमूनिया है या जातुल जनब के जो इश्यूज हैं, पसलियों की दर्द है, उसके अंदर जिस किसी शख्स को ये शहद में मिला के चटा दी जाए तो अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलती है। ये हदीस में रेफरेंस मिलता है। तो हमने चौथी चीज इसके अंदर ये मिला दी कि यार ये चूंकि लंग्स फेफड़ों से रेलिवेंट है और अल्लाह के नबी की हदीस है, हमारे लिए वो आमना सदकना है जो आप ने फरमाया, वो हक है और सच है और उसमें अवामुन्नास के लिए खैर है। तो आप यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, ये 2 चीजों से हमने कोरोना का इलाज किया। जितने हमारे पेशेंट थे विद इन 3 डेज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। और जो हमारे पेशेंट थे उनका सर्वाइवल लेवल, उन्हें हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। और जो हॉस्पिटल गए हैं, जो भी पेशेंट और जिन्होंने बहुत ज्यादा एहतियातें की और हॉस्पिटल गए और वो वेंटिलेटर पे गए, वो सर्वाइव नहीं किए, वो दुनिया से चले गए। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन डॉक्टर साहब, ग्राउंड रियलिटी ये है कि तिब का इलाज जिन्होंने करवाया, अल्लाह ने उन्हें शिफा दी और पूरी दुनिया में जो है ना तिब से ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैंने भी इवन अपनी फैमिली को सारा इसी के थ्रू तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया था ऐसी ही और है। अल्लाह का फजल और करम रहा है कि पूरी फैमिली में किसी को नहीं। बिल्कुल ऐसी है ना सर। जी उमर शाह साहब, जनाब। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ अगर हम देखें तो इसमें भी ओवरऑल भी हमारी बहुत ही बुरी हालत है और इस फील्ड में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन हम 80% के करीब इंपोर्ट कर रहे हैं, मसाला जात भी और जड़ी बूटियां भी, जबकि हमारे पास बेशुमार ऐसे इलाका जात हैं जहाँ पे हम इसकी फसल उगा सकते हैं और ऑर्गेनिक फसल ले सकते हैं। तो आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब आपकी बात बहुत अच्छी है और क्वेश्चन बड़ा मजे का है। इसमें मैं कुछ एडिशन ये कहना चाहूँगा कि जब मेरे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये एसोसिएशन जब बनी है, हब्स में जब मैं आया हूँ, तो इस पे मैंने बहुत सी मार्केटों में मैंने सर्वे किया। हमने इसमें एक रिपोर्ट तैयार की है कि हम कौन कौन सी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में हर नेमत दी है, लेकिन हम उस नेमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्यारी नेमत क्या दी है? ज़मीन दी है। बिल्कुल, ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हुई हैं, हम उसको उगा सकते हैं। अगर हम जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हम हमारी आइटम है, आज मैं घर की रेलिवेंट चीज़ों की बात करूंगा। सौंफ की बात कर रहे हैं ना, सौंफ हम पाकिस्तान में उगा रहे हैं। सिर्फ किधर उगा रहे हैं? सिंध में और हैदराबाद में, उसका हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाया हुआ है, वहीं से ही कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखा जाए, सिंध हैदराबाद से बाहर निकल के हमारे पास बहुत ज्यादा वसी जमीन पड़ी है। अगर हम साउथ पंजाब भी है, बहुत ज्यादा बलूचिस्तान बड़ा हुआ है। अगर हम सुंड की बात करें, अदरक जिसे हम कहते हैं, ये भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हम बर्मा से इंपोर्ट कर रहे हैं। लहसुन भी चाइना से इंपोर्ट, लहसुन भी हम कर रहे हैं। नहीं, लहसुन का आजकल एक बीज आया हुआ है, वो हम विद इन 2 से 3 मंथ्स में हम उसको काश्त करके वो लहसुन प्रोसेस उसका हो जाता है। हमारे पास साहिवाल, बुरे वाला, ये जमीन इतनी पड़ी है कि यहाँ पे हम अपनी हब्स को उगा सकते हैं। हमारे पास इतने वसाइल मौजूद नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पता नहीं सोए हुए हैं या उनका काम करने का दिल नहीं करता कि फार्मर्स को बुला के इस पे लेक्चर्स करें, कोई सेमिनार करें, उनको मोटिवेट करें कि यार हमने इन चीजों से बाहर निकलना है। हमने गंदम से भी बाहर निकल के भी कोई प्रोडक्ट है जिसके 3-3 माह 4-4 माह बाद फसल निकल सकते हैं। हाई वैल्यूड क्रॉप्स, हमें हाई वैल्यूड क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए जिससे ज्यादा इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होगी। हम जैसे कि अब स्ट्रॉबेरी में हो रही है, देखिए माशाल्लाह शरफपुर साइड में इसका सेटअप लग गया हुआ है। अब मैंगो में सर उसमें ऑलिव ऑयल में आपके आ गए, ऑलिव ऑयल में हम आ गए हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। ये इसके हो गया पूरा एरिया इसमें हो गया। बाद में बुलंद करूं, मैं अभी वो गल्फ फूड में था, तो हमारे ना पाकिस्तान सुपर स्टोर है दुबई में, तो वहां पे लोग अभी बिल्कुल 2 माह पहले आम के पेटीज के ना 6 पेटी 8 पेटी 12 पेटी के ऑर्डर्स दे रहे थे आम आवाम। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के आम की इतनी डिमांड है, तो ये टैक्सेस में अगर थोड़ी आसानी करें तो ये मैं कहता हूँ कि हमारा बहुत ज्यादा मुबादला हम इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा था कि अगर हम इम्पोर्ट की तरफ जाते हैं ना, आज भी हमारी जड़ी बूटियों की ना इंडिया के बाद जड़ी बूटियों की बहुत से ममालिक में डिमांड है। बिल्कुल है। हमारा पखड़ा अनलिमिटेड जा रहा है, उसके बाद बहुत से प्रोडक्ट्स जा रही हैं, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं है। हम कहते हैं कि भाई इंडिया से आ रही है, इंडिया वालों की प्रोडक्ट नंबर 1 है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा ना, सॉल्ट की लूंगा, नमक की लूंगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की, पाकिस्तान की जो माइन है ना, दुनिया की दूसरी बड़ी माइन है। और जो नमक खाने वाला नमक है वो पाकिस्तान का नंबर 1 नमक है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारी बदकिस्मती में ये कहूंगा कि हम नमक को अभी मेड इन पाकिस्तान करके सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल, हवा मालिया के नाम पे इंडिया ने सेल की। इस पे मैंने जब फर्स्ट टाइम रिसर्च मेड की इन थी, इंडिया के नाम से जा रहा है, मेड इन इंडिया। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि आया इंडिया में नमक है? नहीं। नमक की माइंस है, वो कहाँ से ले रहा है? पाकिस्तान से जा रहा है। और हम उनको जो रेट दे रहे हैं वो वैसे ही हम फ्री में दे रहे हैं। इस पे मैंने जब रिसर्च की थी लाहौर चैम्बर में ही, मैंने इस पे फर्स्ट टाइम रिसर्च की थी एंड आई वाज शॉक्ड कि $1 बिलियन का उस वक्त हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे नमक। ये 2018 की गालबन बात है, 2010 की।
$1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, और इंडिया आगे से उसकी वैल्यू एडिशन करके एट दैट टाइम $40 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा। आपको ये पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नमकियात हैं जिनके वो सारे फार्मूला बनते हैं, और वो सारे जो नमकियात हैं पाकिस्तान में मौजूद है। डॉक्टर साहब, फार्मास्यूटिकल्स में ना बहुत सी हमारी जो मेडिसिन बन रही है ना, उसके अंदर भी हमारी हर्ब्स इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सिर्फ उन्होंने नाम उसका चेंज करके हर्ब्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन किया। अब मैं कहना यह चाहूंगा कि हम लोग हर्ब्स की तरफ आए। हम जो गला खराब होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम फटाफट एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हर्ब्स की तरफ आए, हर्ब्स की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें जिनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। क्योंकि मेरे साथ हकीम साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आज बड़ा अच्छा सिलसिला बना दिया कि हकीम साहब बैठे हुए, साथ साथ मेरे इल्म में भी इजाफा हो रहा है कि मैं इनको सुन भी रहा हूँ कि ये मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि एंटीबायोटिक को किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी जो हर्ब्स की इम्पोर्ट है, हम इसको बहुत ज्यादा इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। हम हर्ब्स के साथ बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं हम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है, हमें तवज्जो चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास पुदीना है, प्रॉपर फार्मिंग करनी चाहिए, प्रॉपर फार्मिंग करनी पड़ेगी। पुदीना है, पुदीना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम सौंफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम सुंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम पकड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम रेवरचीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम हर हर्ब्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम चारों मगज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिनके बेतहाशा फायदे हैं। हम बादाम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो उनसे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा है, हम वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बादाम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बादाम इंपोर्ट। सर कल की एक रिपोर्ट है कि हम पहले चाइना में अखरोट एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ क्या है, हमारी अदम तवज्जो। हम लोग उन्हें आसानियां इतनी पाल ली हैं या कि वहां से एक्सपोर्ट होके आ रहा है, बस जी ठीक है एक्सपोर्ट आ गया और हमने आगे सेल करना है। हमने ये नहीं देखना है कि यार पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से कितना नीचे जा रहा है। अगर हम यही इंपोर्ट की तरफ आएंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा, और जब पाकिस्तान ऊपर जाएगा हर फैमिली खुशहाल होगी, हर खानदान खुशहाल होगा, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। हम फार्मिंग की तरफ जाएंगे, इसको हम एंटरप्रेन्योर बने हर फील्ड में आगे, हर बनेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने का। अभी फिर क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो ब्रेक के बाद आके हम एक बकव्हीट है उस पर बात करेंगे कि उसका दुनिया भर में क्या स्कोप है, और पाकिस्तान में जंगली बूटी की तरह है, लेकिन हमने उस पर फोकस ही नहीं किया। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद आके हम यहीं से आगाज करेंगे। वेलकम बैक। जी हकीम साहब, बकव्हीट की हम बात कर रहे थे, तो गिलगित स्कर्दू बलोच का एरिया, जितना जीबी का एरिया, वहाँ पे ये जंगली बूटी की तरह उगती है, और इसका आटा, वहाँ आटा जो है इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में इस पे मैंने काफ़ी उस वक्त रिसर्च की थी, एंड आई वाज शॉक्ड कि डायबिटिक्स, कैंसर, इस तरह और अमराज में बड़ा मुफीद है। और इसकी जो ब्रेड होती है वो दुनिया भर में बहुत महंगी है, लेकिन हमने इस पे फोकस ही नहीं किया। डॉक्टर साहब देखें, ये जो बकव्हीट की आप बात कर रहे हैं ना, ये सकरदू, बिल्कुल सकरदू के इलाके की गंदुम है बेसिकली, या जो कह लें वो आटा है बेसिकली, हम आटा कह लें। पूरी दुनिया में कार्सिनोमा किसी का भी, यानी कि आपका कैंसर कह लें, कि हर किस्म के नासूरी मर्ज में ये दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, एंटीपायरेटिक इसकी प्रॉपर्टीज है। तीसरा, ये जो हमारे बच्चे जिनको गंदम हजम नहीं होती, जिनको डॉक्टर कहते हैं सिल्क डिजीज है, बिल्कुल, ये उनके लिए बेहतरीन चीज है। ये अगर बचपन में खाना शुरू कर दें, उनकी जो इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, और उनकी रेजिस्टेंस पावर हमारे पाकिस्तान की गंदम को कबूल करने के काबिल हो जाएगी कुछ अर्सा ये खाने के बाद। इसी तरह ये तीसरा, जो शुगर के पेशेंट है, इनको मतलब बच्चों की बात की तो अगर वो खाएंगे तो जिंदगी भर शुगर नहीं होगी। जिन बच्चों को बचपन में शुगर का या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इश्यूज हैं, उसमें जो ये बकव्हीट है ये जबरदस्त चीज है। आप देखें, पाकिस्तान का इलाका है जहाँ ये मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर, वैसे तो उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया हुआ है डॉक्टर साहब, हम मेरी वहाँ
कि प्रोफेसर से कोई नेगोशिएशन हुई है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, काम हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए आम लोगों तक इसकी। बिल्कुल सही कहा आपने, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी जी। शुगर की जब बात की आपने, तो बचपन में एक सन्यासी बाबा हमारे घर आया करता था, वो जड़ी बूटियां से वो इलाज किया करता था। तो उसने मुझे देखा और मुझे देख के कहता है कि जी इसको शुगर है। तो घर वाले परेशान हो गए कि इस एज में, बहुत छोटा था उस वक्त, मैं मेरा ख्याल 4 या 5 साल का था। तो उसने एक चम्मच सफूफ था, जी जी। वो मुझे पानी में डाल के पिलाया एक दफ़ा सिर्फ। उसने कहा कि अब इसको शुगर का मसला नहीं है। टेस्ट उससे पहले उसने मेरा करवाया, उसके बाद करवाया, तो ठीक हो गया। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब देखें, हिकमत में हैं चीज़ें। मैं बताता हूँ आपको, शुगर का ना डॉक्टर साहब, पहली चीज ये है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और पूरी दुनिया में की रिसर्च को भी हम स्टडी करते हैं और मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोडक्ट का हम नॉलेज रखते हैं। पूरी दुनिया में शुगर का इलाज नहीं है, बिल्कुल। पहली बात ये। नंबर दो, शुगर क्या है? शुगर इज नॉट अ डिजीज, शुगर बिल्कुल। कांट डिजीज, यानी बिल्कुल। बीमारी नहीं है। ये लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये आपका मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ इलामत है। बल्कि बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें शुगर के अंदर क्या होता है कि आपके जो पेनक्रियाज हैं उसके बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं, और बीटा सेल की डीजेनरेटिव चेंजिंग जब पैदा हो जाए तो उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं है। बिल्कुल। अगर होता तो वो बंदा, हर बंदा उसको बिल्कुल। ट्रांसप्लांट करा के अपने आप को एंटी, ये आपका स्ट्रेस लेवल है जो ब्रेन रिलीज करता है। जिन लोगों को देखें हजारों मीठा लोग खा रहे हैं उनको शुगर नहीं होती, और जो घर में बैठ के किसी परेशानी में, टेंशन में, फिक्र में मुब्तला, पाकिस्तान में देखें शुगर लेवल कितना बढ़ गया, हर 5वां शख्स शुगर का पेशेंट है। बिल्कुल सही उसमें क्या है, हम जिस मुल्क में रहते हैं लोगों को परेशानियां हैं, बच्चों के रिश्तों की परेशानियां हैं, रोजगार की परेशानियां हैं, तालीम दिलाई बच्चे को इतनी अच्छी लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। जब हम डॉक्टर साहब पूरा मुल्क हमारा खुशहाल होगा तो ये बीमारियां भी खत्म होंगी। तो हमारी, अच्छा इसमें मैं आपको बता रहा था कि शुगर के अंदर इसमें लोग टोटके देते हैं, किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है, लेकिन मैं अवामुन नास को सिर्फ एक चीज बताऊं कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपना स्ट्रेस लेवल बिल्कुल अपने आप को अल्लाह के ऊपर छोड़ दें तमाम मामला। नंबर 2, वो सुबह की सैर करें। नंबर 3, वो लोग खाने के फिल फॉर पानी ना पिए और अपनी एहतियात करें गजा का। नंबर 4, अर्के गुलाब, हाफ कप अर्के गुलाब सुबह में बिफोर मील, और हाफ कप अर्के गुलाब सुपर टाइम शाम को 4-5 बजे, यानी जिस टाइम हमारा दिल करता है हम चाय के साथ बिस्कुट खा लेते हैं। नहार मुंह कहते हैं जी, निहार मुंह जो है शाम का भी वो नहार मुंह जी, वो शाम का निहार मुंह। ये आधा आधा कप अर्के गुलाब का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके अलावा ये गंदुम, अपनी जो घर की रोटी खाते हैं उसको 3-4 उसमें और भी आटे डाल लें, थोड़ी सी रेशो गंदुम रख लें, थोड़ी सी मकई का आटा डाल लें, थोड़ा सा जौ का आटा डाल लें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर जो है ना वो बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल पे रहेगी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये हम तो लोगों को यही गाइड करते हैं जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अर्के गुलाब खालिस मिलेगा कहाँ से? डॉक्टर साहब देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये है मेरी मेरा। बात सुने डॉक्टर साहब, हर चीज मिल जाती है। अब चूंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, कंपनीज का नाम नहीं लेंगे, हर चीज मिल जाती है। अच्छा हमारे यहाँ ये भी चीज मौजूद है, देखिए पैसे से मिलती है हर चीज। देसी घी आप अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा, सिर्फ मिलावट क्या होगी, वो गाय का होगा। शहद के बारे में लोगों ने बड़ा देखा है कि शहद तो खालिस मिलता नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम में बहुत मशहूर एक एंकर थे जिन्होंने बड़ा मुझे कहा कि जी ये सब झूठ है, फ्रॉड है। सर कुरान पाक में जब अल्लाह पाक ने शहद का जिक्र कर दिया तो क़यामत शहद खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं खत्म। शहद के अंदर भी एक बहुत बड़ी रिसर्च है, पूरी दुनिया है। बिल्कुल फार्मी शहद वो भी खालिस होता है, सिर्फ उसकी एक फॉर्मेटेशन में एक हो रही है वो उसमें। इसी तरह जो जंगली शहद है, हाँ जो छोटी मक्खी का शहद है, वो हमारे मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री इतनी लगी है, ये धुएं से, ये गाड़ियों के धुओं से, जो छोटी मक्खी इतनी नफीस है कि वो शहरों से गायब होके गांव देहातों से भी दूर चली गई है, तो वो नापेज हो गया, नहीं मिलता, वो नापेद है, वो शहद नहीं मिलता। बाकी शहद आपको पाकिस्तान में मिलता है, कई कंपनीज बना जो है वो दे रही है मार्केट में, और ये नहीं है कि शहद नहीं मिलता, हर चीज ढूंढने से मिल जाती है। शुगर की आपने बात की तो 4 साल बाद मुझे दोबारा डायग्नोज हुई जी जी शुगर, और जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो पहला नुस्खा जो डॉक्टर का था वो कुछ दिन मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने बैठा, सोचा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। 3 माह तक मैंने काफ़ी अपनी चीज़ों, हैबिट्स को चेंज किया, अपनी चीज़ों को बेहतर किया, और फिर आस्ता आस्ता मैंने 1-2 फार्मूले बनाए खुद। मैं हकीम तो नहीं हूँ, और फिर मैंने वो रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब तकरीबन 4 साल में 3 माह माइनस कर दें, मेरी आज तक शुगर लेवल नॉर्मल है,
अल्हम्दुलिल्लाह। 100 से 120 के बिटवीन होती है, इससे ज्यादा होती डॉक्टर साहब, है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, आप यकीन करें, हम लोग बिल्कुल सफाई के साथ, ग्राउंड रियलिटी के साथ जवाब देते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि एलोपैथिक में जो लोग टैबलेट यूज करते हैं, हम्म। वो टैबलेट जो है ना, वो आपकी शुगर को तो कम कर देती है, बट आपके जो 3 मेजर ऑर्गन बिल्कुल, जो उनको शुगर डैमेज डैमेज करती करती है, उसको स्क्योर नहीं करती। बिल्कुल। स्क्योर क्या करती है? इंसुलिन। हम्म। हमारे यहाँ लोग इंसुलिन से डरते हैं, हम्म। हालांकि मैं हकीम हूँ, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंसुलिन का 2 काम है। पहला काम तो शुगर लेवल कम करती है, दूसरा काम आपके वो 3 ऑर्गन, किडनी, आपका ब्रेन और आपका हार्ट, बिल्कुल, ये तीनों शुगर से मुतासिर होते हैं, डैमेज। इनको स्क्योर कर देती है। बिल्कुल। हमारे लोग इंसुलिन से डरते हैं कि जी इंसुलिन लग जाएगी तो शायद इसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इंसुलिन तो भाई कंपनसेशन है, बिल्कुल। क्योंकि ट्रीटमेंट तो वो भी नहीं है, मैनेजमेंट है। तो इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि इसके हवाले से जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप इसकी प्रॉपर अवेयरनेस लें। बिल्कुल सही जी। शायद साहब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम जो 80% इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसकी सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्यों नहीं आते? हम लोकल वो चीज़ें क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? हमारा ये फोकस क्यों होता है कि हम बाहर से चीज़ें मंगवाएं? तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में? इसमें एक चीज़ मेंशन करूंगा। सबसे पहले चीज़ आ जाती है आपकी गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रही है। हम छोटी से छोटी चीज़ भी ना इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम सुई भी जो सी है ना, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। चाइना ने एक लफ्ज़ कहे थे, कुछ अल्फाज कहे थे कि मैं घर घर में इंडस्ट्री लगाऊंगा। उन्होंने घर घर में इंडस्ट्री लगाई है। इसी तरह अगर हम छोटा सा एक नारा लगा देना कि हम घर घर में हब्स पैदा करेंगे, हर घर घर में हम वेजिटेबल लगाएंगे। किसी जमाने में हमारे भी हर घर घर में इंडस्ट्री होती थी, जिसको हमने खत्म कर दी थी। अब प्रेजेंट की बात, वो पास्ट चला गया। वही ना, मैं प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, उन्होंने हमारा कॉपी किया था, कॉपी करके चले गए। आज जिस बंदे के घर में 3 कनाल का घर है, उसमें 10 मरले की स्पेस लाजमी होती है। बिल्कुल। उस 10 मरले की स्पेस में आपकी जो घास है, ग्रीनरी आपने की हुई है, उधर आप अपनी वेजिटेबल्स प्रोसेस कर सकते हैं। आप छोटी छोटी में बेशुमार प्लॉट खाली पड़े होते हैं। सर पहले तो इस पे मैं बाद में आऊंगा। राइट। आप अपने घर में हर्ब्स पैदा कर सकते हैं। आपको उस वो आपकी इंडस्ट्री में भी जा सकती है, आपको रेवेन्यू भी उसका आ सकता है। हम अगर सोसाइटीज में आ जाते हैं, अब तो शायद मेरे इस बात से बहुत से लोग नापसंद करें, क्रिटिसाइज करें कि आप सोसाइटीज बनाएं। जब तक आप पहली सोसाइटी डेवलप ना करें, तब तक आप अगली सोसाइटी की तरफ ना जाएं। बिल्कुल सही कहा। उसकी वजह क्या है कि हमारी जमीन खराब हो रही है। बिल्कुल। हमारी जो काश्त की जमीन थी वो खत्म हो गई, खत्म होती है मोस्टली। हमारा कह सकते हैं कि 50%, अगर हम जिस इलाके में जाए ना, आज अगर मैं किसी भी इलाके का मिसाल ले लेता हूँ, लाहौर ले ले, हम रायविंड ले ले, रायविंड आगे जाते थे ना, आपको फसलें नजर आती थी। आज वो फसलें नजर नहीं आती हैं। अब वहां पे आपको सोसाइटीज नजर आती है, बेशक वो खाली हैं। अगर वो खाली भी हैं तो जो सोसाइटीज के मालिकान हैं, उनको वहां पे चाहिए कि वहां पे कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स कर लें। जितनी देर तक उनको प्लाट्स नहीं सेल हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, आपको रेवेन्यू आएगा। अगर हम दूसरे रेवेन्यू की बात करें, आज रेवेन्यू भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। हमारे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, इधर हमने मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लगाए हुए हैं, हमने माली भी रखे हुए हैं, हम मालियों को पे भी कर रहे हैं, हम प्लांट सेल करके पे नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं। अगर हम इसी ग्रीन बेल्ट्स में ही साइड पे ट्रीज लगा लें, खूबसूरत पौधे लगा लें, उसके दरमियान में ही अगर हम कोई फसल लगा लें, कोई हब्स लगा लें, अगर हम प्याज लगा लें, टमाटर लगा लें, लहसुन लगा लें, कोई हरी मिर्चें लगा लें, आपको रेवेन्यू भी आएगा। हमें इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके मालियों की सैलरीज भी निकलेगी, हमारे डायरेक्टर्स की भी निकले, हर एक डिपार्टमेंट का जो रेलिवेंट बंदा होगा उसकी वहां से उनको रेवेन्यू आएगा, उससे काफी कमाई कर सकता है। और मेरा इस चीज पे रिसर्च भी चल रही है अभी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मैं इंशाल्लाह होप हूँ कि वाया लाहौर चैम्बर के थ्रू इस पे मैं बातचीत करूंगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अवेयरनेस सेशंस कायम किए जाए, उनको बुलाई जाए, उनको बुला के सेमिनार्स किए जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप अपने अपने इलाकों में जितनी देर आपकी फसल नहीं होती है, आप छोटे से एरिया में इसको आप करके देखें। आप एकदम ना एक्सपेरिमेंट कर लें। मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपका भी, उमर शाहिद इन दी साहब एंड में आपका एक भी। बात करना चाहूंगा।
हमारे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रिसर्च सेंटर्स बनाए। बिल्कुल सही कहा, रिसर्च सेंटर ये मेन चीज बने है भी हुए हैं उस सर, बने हुए हैं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल आपको नहीं पता, हकीम साहब को नहीं इस पता। पे हम एक हाँ, प्रोग्राम अलग रखेंगे। मैं सिर्फ आपको दो, बताऊंगा कितने रिसर्च सेंटर हैं जो और उनमें सिर्फ क्या सर हो सर रहा है। दो आ रहे हैं, एक PCSIR 100 से ज्यादा है 100 से एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन सर पता नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर एग्रीकल्चर आप से किसी रिलेटेड। फार्मर को कहेंगे ना कि आपने इधर जाना है, उसको पता नहीं होगा, बिल्कुल। वो उसके जहन में सिर्फ PCSIR ही आ रहा होगा। जब वो PCSIR के पास जाएगा ना, यार ये हमारी ये चीज है, इस पर रिसर्च कर दे, वो कहेगा यार हम इस पर रिसर्च ही नहीं करते हैं, वो वापिस आके बैठ जाएगा घर कि यार मुझे वहां से कुछ मिला ही नहीं है, छोड़ो और कुछ और आगे सोचते हैं। बिल्कुल। PCSIR के फार्मर चेयरमैन का भी हमने किया था प्रोग्राम, तो इस पे रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने हैं और वो क्या कर रहे हैं वो भी हम एक प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो टाइम क्योंकि हमारा कम था और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें टाइम ज्यादा चाहिए होता है, तो हम एक दोबारा इस पे प्रोग्राम रखेंगे और नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा टारगेटेड रखेंगे कि हम चंद प्रोडक्ट लेके उन पे खास तौर पे बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स और इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इससे हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका भी आने का, उमर शाह साहब आपका भी आने का, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात। जी नाजरीन, आपने नोट किया कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन जब हम करते हैं, अगर इंडिया से ही हम 80% ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन तो सेम है, तो क्या हम यहाँ नहीं उगा सकते? क्या हम ईमानदारी से अगर काम करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते? जो हमारा मेन मसला आता है वो करप्शन और बेईमानी है। जितनी ज़्यादा हम करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, उतना हमें नुकसान होता है। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो इस फील्ड में हम बहुत आगे जा सकते हैं। सिर्फ हर्ब्स एंड स्पाइसेस की एक्सपोर्ट से हम 20 से 30 बिलियन डॉलर कमा सकते हैं। सिर्फ हमें प्रॉपरली काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को अपने मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।